हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बाल विकास के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है व्यक्तित्व। इसके अंग्रेजी का नाम है पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का अंग्रेजी शब्द है पर्सनालिटी। इसके अंदर हम लोग ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में भी चर्चा करूँगी। ठीक है, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सब। आज का क्लास नंबर 20 है। इसके पहले और 19 चैप्टर हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर उन सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है जो जहाँ सी टेट, जे टेट, बी टेट, एच पी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, एच टेट, के वी एस, रीट आदि ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, बिना कहे ये सब कर दीजिएगा। देखिए, व्यक्तित्व का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। व्यक्तित्व मनुष्य का एक ऐसी संरचना है जो व्यवहारिक, मानसिक, शारीरिक तथा भावात्मक पैटर्न का एक समूह है। व्यक्तित्व मनुष्य का एक ऐसी संरचना है जो व्यवहारिक, मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक पैटर्न का एक समूह है। व्यक्तित्व के अंदर व्यवहार को भी शामिल किया जाता है, मानसिक स्थिति यानी बुद्धि को भी शामिल किया जाता है, शारीरिक जो वेशभूषा है, जो रंग ढंग है, उसको भी शामिल किया जाता है व्यक्तित्व के अंदर, और भावनात्मक यानी इमोशंस को भी व्यक्तित्व में शामिल किया जाता है। इन सब चीज़ को जोड़कर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण होता है यही सब चीज़ जुड़कर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। यहाँ देखिए, व्यक्तित्व से संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो निम्नलिखित दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 1 में देखिए क्या है। व्यक्तित्व लैटिन भाषा के पार्सोना शब्द से लिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे अपने माइंड के अंदर फिट कर लीजिएगा। व्यक्तित्व लैटिन भाषा के पार्सोना शब्द से लिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैटिन भाषा के पार्सोना शब्द से व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या है। पार्सोना का मतलब मास्क या मुखौटा है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब पार्सोना जो शब्द है उसका मतलब है मास्क या मुखौटा या मोहड़ा। ठीक है, मुंह में जो पहनते हैं उसका मतलब होता है। पार्सोना का मतलब होता है जो मुंह में पहनते हैं, यानी मास्क या मुखौटा। ठीक है, यह ग्रीक भाषा के प्ले के दौरान यह उपयोग किया जाता है। प्ले यानी नाटक के दौरान ये जो मास्क मुखौटा है इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, जिसको उन्होंने पार्सोना कहते थे। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्या है। व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है। व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चे छोटे जब होता है बच्चा, तब उनका व्यक्तित्व अलग होता है, उसका पर्सनालिटी, उसका सोच, उसका विचार अलग होता है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। इसीलिए व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। व्यक्तित्व जो है पर्सनालिटी वो डायनेमिक है, चेंजेबल। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या है। व्यक्तित्व सभी व्यक्तियों में भिन्न होता है। सभी व्यक्तियों में अलग अलग व्यक्तित्व पाए जाते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही व्यक्तित्व के कारण सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। व्यवहार, उसका जो याद करने की क्षमता है, मानसिक स्थिति और विचार, भावना, ये सभी चीज़ से मिलकर व्यक्तित्व बनता है, जो सभी व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पॉइंट नंबर 5 में देखिए क्या है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। एक बच्चा का जब जन्म होता है तो उसमें आनुवंशिक गुण भी पाए जाते हैं और वातावरण के द्वारा भी वह अर्जित करता है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यक्तित्व आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, इसको भी याद कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। व्यक्तित्व से संबंधित कुछ मुख्य बातें, वही इसका पॉइंट नंबर 6 देखिए क्या है। किसी व्यक्ति के सोचने, अनुभव करने तथा अलग अलग स्थितियों में व्यवहार करने को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व जो है वह किसी व्यक्ति के सोचने, अनुभव करने, अलग अलग स्थितियों में व्यवहार करने को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व होगा उसके अनुसार ही वो सोचेगा, अनुभव करेगा, उस अलग अलग स्थितियों में वो व्यवहार करेगा अलग अलग। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और आसान भी है, याद रखिएगा ये भी। व्यक्ति का व्यक्तित्व सोचने, अनुभव करने तथा अलग अलग स्थितियों में व्यवहार को प्रभावित करता है। पॉइंट नंबर 7 में देखिए क्या है, लोगों में ये बाह्य होगा, बाह्य, ठीक है, यहाँ बाह्य होगा। लोगों के बाह्य वेशभूषा को, लोगों के बाह्य रूपरेखा वेशभूषा को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। लोगों का जो ऊपरी बाह्य यानी जो हमें दिखाई देता है, वेशभूषा रूपरेखा को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। ये भी सही है। ये पॉइंट नंबर 8 में देखिए क्या है, व्यक्तित्व के अध्ययन से किसी व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। व्यक्तित्व का अगर आप लोग अध्ययन करोगे तो उसके व्यवहार के बारे में भी आप लोग जान जाओगे। वो व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार वो उसका व्यवहार है, ये भी पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्तित्व के प्रकार क्या क्या है, आइए देखते हैं। व्यक्तित्व के कहीं कहीं 2 प्रकार, इन 2 प्रकार को लिया जाता है और कहीं कहीं 3 प्रकार बताया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करोगे। ठीक है, यहाँ देखिए 1 नंबर में देखिए क्या है, अंतर्मुखी। व्यक्तित्व के प्रकार 3 है, एक है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। तो इसके बारे में जानते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए अंतर्मुखी, अंतर्मुखी की परिभाषा देखिए क्या है। अंतर्मुखी वाले व्यक्ति, अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति है, वे व्यक्ति होते हैं जो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जो बाहरी दुनिया के बजाय अपनी भावनाओं तथा विचारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। वो अपने खुद पर बिंदास रहेगा, खुद पर ही वो ध्यान देगा। दूसरे बाह्य समाज में क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो खुद पर ही वो ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, अंतर्मुखी वाले व्यक्ति वे व्यक्ति होता है जो बाहरी दुनिया के बजाय अपनी भावनाओं तथा अपने विचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अपनी भावनाओं तथा अपने विचार पर ही वो ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, यहाँ आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ मुख्य बातें। पॉइंट 1 में देखिए क्या है, यह सभी लोग आत्मनिर्भर होते हैं। यह सभी लोग आत्मनिर्भर होता है, ये सभी लोग आत्मनिर्भर होते हैं। पॉइंट 2 में देखिए क्या है, अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। अकेले वो रहता है, ज़्यादातर समय अकेले समय व्यतीत करता है। पॉइंट 3 में देखिए क्या है, यह सभी लोग बाहरी उत्तेजनाओं के बजाय अपने आंतरिक विचारों से आरामदायक महसूस होता है। वो खुद पर ही आरामदायक महसूस होता है, उसको बाह्य दुनिया में, बाहरी दुनिया में उसका कोई लेना देना नहीं है। वो खुद पर ही ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, ये सभी लोग अंतर्मुखी वाले लोग। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए बहिर्मुखी, बहिर्मुखी अंतर्मुखी के बिल्कुल विपरीत है। अंतर्मुखी के बिल्कुल विपरीत है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वाले व्यक्ति, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंदर वे सभी लोग आते हैं जो अपने आंतरिक भावनाओं तथा विचारों पर ध्यान केंद्रित ना करके समाज में तथा समूह में रहना पसंद करता है। ये सभी लोग समाज में मिलजुल कर रहना पसंद करेगा। वो अकेले रहने में उन्हें कठिनाई होता है। उन सभी लोगों को अकेले रहना कठिनाई महसूस होता है। ठीक है, वो ज़्यादातर समय समूह में तथा समाज में रहना पसंद करता है बहिर्मुखी वाला लोग। लेकिन अंतर्मुखी वाले लोग जो होते हैं, वो सभी लोग अपने अंदर, अपने खुद पर वो ध्यान केंद्रित करता है, ना कि समाज के अंदर या समूह में रहता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ बहुत ही आसान चीज़ है, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कुछ विशेषताएं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के कुछ विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। यह बहुत बातूनी होता है, बहुत बातूनी होता है, यानी बहुत ज़्यादा बात करता है लोगों के साथ। बहिर्मुखी वाले लोग बहुत बात करता है दूसरों के साथ। ठीक है, समूह में रहना पसंद करता है ये सभी लोग। लंबे समय तक अकेले रहने में कठिनाई होता है, लंबे समय तक अकेले रहने में कठिनाई होता है इन सभी लोगों को। नई अनुभव करना इन लोगों को अच्छा लगता है, नई अनुभव करने में इन लोगों को अच्छा लगता है। और सक्रिय रहता है हमेशा समाज में, समूह में। इन लोग सभी लोग सक्रिय रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं ये सभी लोग, बहिर्मुखी वाले लोग। ठीक है, लेकिन अंतर्मुखी वाले लोग इन सब से विपरीत होता है। वो अंतर्मुखी वाले लोग ज़्यादा बात नहीं करता है, समूह में रहना उनको पसंद नहीं है, और अधिकतर समय वो अकेले में बिताते हैं।
ये सभी इनका विशेषता है अंतर्मुखी वाले लोगों के। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए उभयमुखी, यहाँ 3 नंबर में उभयमुखी। उभयमुखी व्यक्तित्व में अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार के लोग स्थितियों के अनुसार अपना व्यक्तित्व बदल लेते हैं। ये सभी लोग नई स्थिति, जैसा स्थिति रहेगा, जैसा परिस्थिति रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेगा। ठीक है, उभयमुखी वाले लोग अगर समूह में रहकर अगर कोई व्यक्ति उभयमुखी है तो उसके सामने अगर कोई व्यक्ति अंतर्मुखी है तो वो अंतर्मुखी वाले बिहेव करेगा, और अगर बहिर्मुखी वाले लोग रहेगा उसके साथ तो वो बहिर्मुखी वाले लोगों के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं उभयमुखी वाले लोगों के। यह सामाजिक वातावरण में भी आरामदायक महसूस करता है तथा अकेले रहने में भी आनंद लेते हैं। ठीक है, अकेले रहना भी इनको पसंद है और समूह में रहना भी इन लोगों को पसंद है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए उभयमुखी व्यक्तित्व के विशेषताएं। उभयमुखी व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। यह विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। उसके साथ जैसा परिस्थिति रहेगा वैसा ही वो अपने आप को ढाल लेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर उसके सामने बहिर्मुखी वाला व्यक्ति रहेगा तो वो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति के जैसा बिहेव करेगा, और अंतर्मुखी वाले व्यक्ति अगर उसके साथ रहेगा तो वो अंतर्मुखी वाले व्यक्ति के जैसा बिहेव करेगा। ये दोनों प्रकार की परिस्थितियों को वो संभाल लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या है। वह अपनी समस्या से निपटने के लिए समर्थ होते हैं तथा दूसरों की सहायता करने के लिए भी उतना ही इच्छुक होता है। दूसरों का सहायता भी करता है और अपने समस्या का भी वो निपटने में समर्थ होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। इन सभी पॉइंट को आप लोग याद कीजिएगा, तो आप लोग अपने एग्जाम में अगर इन सब से क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या है। वह श्रोता और वक्ता दोनों के रूप में कुशल होते हैं। ठीक है, यानी वह कहाँ बोलना है और कहाँ सुनना है उनको मालूम है कि कहाँ हमें बोलना है और कहाँ सुनना है। ये दोनों प्रकार के रूप में वो कुशल है। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। फ्रायड ने व्यक्तित्व का सिद्धांत भी दिया है। आइए देखते हैं फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत क्या है। फ्रायड का मानना है कि मानव व्यवहार उसके अचेतन विचार, याद तथा आग्रह से प्रभावित होते हैं। फ्रायड का मानना था कि मानव व्यवहार उसके अचेतन विचार तथा आग्रह से प्रभावित होते हैं। ठीक है, मानव व्यवहार वो जैसा विचार करेगा, वो जिस चीज़ की को याद रखेगा और उसका जिस चीज़ पर आग्रह होगा उस पर ही उसके जैसा ही वो बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा, उसके अचेतन विचार, याद और आग्रह के अनुसार। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए स्वप्न सिद्धांत। फ्रायड ने स्वप्न सिद्धांत दिया था, तो उसने स्वप्न सिद्धांत के अंदर क्या कहा था, आइए देखते हैं। फ्रायड इस सिद्धांत में बताया है कि सपने में जो चीज प्रतीत होता है वह व्यक्तिगत होता है, सार्वभौमिक नहीं। यानी हम लोग जो सपने में देखते हैं कि जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो व्यक्तिगत होता है, यानी हम जैसा चीज़ याद रखते हैं, जिस चीज़ पर हमें आग्रह है या जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं उसके जैसा ही हम लोग स्वप्न देखते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग वैसा ही चीज़ सपने में देखते हैं, ना कि सार्वभौमिक। यानी जो सभी लोग देखते हैं वैसा ही हम लोग देखते हैं, ये बात गलत है। हम लोग जैसा सोचते हैं, जैसा चीज़ याद रखते हैं, जैसा चीज़ हम लोग चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम लोगों को इच्छुक है, तो उन्हीं सब के बारे में हम लोग सपने में देखते हैं। उन्होंने बताया है कि सपने में 2 तरह की सामग्री होता है, एक प्रकट सामग्री और एक अव्यक्त सामग्री। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। फ्रायड ने जो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था, पर्सनैलिटी का सिद्धांत, तो उनमें फ्रायड ने 3 भागों में बांटा है व्यक्तित्व को। एक है ईद, और दूसरा है ईगो, और तीसरा है सुपर ईगो। ईद, ईगो, सुपर ईगो। फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, ईद, ईगो, सुपर ईगो। और मन को भी उन्होंने 3 भागों में बांटा है, चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन। इन 3 को भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है,
चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन, इनको भी, इन सबको भी आप लोग याद रखिएगा। चेतन मन उस मन को कहा जाता है जो हमें एकदम से याद है, और अचेतन मन उन सभी चीज़ को, उस मन को कहा जाता है जिसमें हमें कुछ भी याद नहीं होता है, ठीक है। और अवचेतन मन उसको कहा जाता है जिसमें थोड़ा दिमाग में जोर डालने पर हमें याद होगा, इसे अवचेतन मन कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ईद। ईद क्या है? ईद एक जैविक घटक है जो जन्म से मौजूद होता है तथा यह वृत्ति पर निर्भर करता है। ईद एक जैविक घटक है, यह जन्म से मौजूद होता है, इनको याद कीजिएगा। ये एक जैविक घटक है, जन्म से मौजूद होता है और वृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। यह पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या है। यह हमारे मन का अचेतन भाग है। यह हमारे मन का अचेतन भाग है और जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है उनका भंडार ग्रह होता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है उनका भंडार ग्रह होता है ये ईद। और यहाँ देखिए पॉइंट 4 में क्या है, यह इंद्रिय सुख का भंडार ग्रह भी है। इन सबको याद कीजिएगा, इन सभी पॉइंट से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ को याद कीजिएगा तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आंसर करके आओगे आप लोग। यह सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है, ये भी याद कीजिएगा। यह सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। यह इंद्रिय सुख का भंडार ग्रह है। यह जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है उनका भी भंडार ग्रह होता है। यह हमारे मन का अचेतन भाग है। इन सब पॉइंट को आप लोग याद कीजिएगा, अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा पढ़ कर, ठीक है। यहाँ देखिए ईगो क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक घटक है। और ईद क्या है? ईद एक जैविक घटक है और ईगो मनोवैज्ञानिक घटक है जो सचेत निर्णय लेता है। सोचकर ईगो निर्णय लेता है किसी चीज के बारे में। यह ईद के इच्छाओं तथा सुपर ईगो के नैतिक मार्गदर्शन के साथ संतुलित करता है। ईद के इच्छा तथा सुपर ईगो के नैतिक मार्गदर्शन के साथ ये संतुलित करता है। आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ईगो के कुछ विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं। ईगो ईद के मांगों तथा बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं के बीच मध्यस्थता करता है। यह बाहरी दुनिया तथा मांगों के बीच मध्यस्थता करता है। मान लीजिए आप एक बच्चे को लेकर आइसक्रीम वाले के पास गए हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो बच्चा बार बार कह रहा है कि मुझे आइसक्रीम लेना है। तो वो जो बच्चा कह रहा है कि मुझे आइसक्रीम लेना है, तो ये हो गया ईद। और जो आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम लोग नहीं ले सकते आइसक्रीम, तो ये जो सोच है वो है ईगो, समझ गए। यहाँ देखिए पॉइंट 2 में देखिए क्या है। ईगो आवश्यकता तथा इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और परिणामों की चिंता करता है। आई रिपीट, ईगो आवश्यकता तथा इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और परिणामों की चिंता करता है। ईगो यानी आवश्यकता तथा इच्छा हमारा क्या है? आइसक्रीम लेना है, तो हमें आइसक्रीम भी लेना है और अगर बिना पैसे के आइसक्रीम हम लोग खाएंगे तो हमें डांट भी पड़ सकता है। तो ये हम लोग परिणाम की चिंता कर रहे हैं। तो ईगो क्या करता है? आवश्यकता तथा इच्छाओं की संतुष्टि की योजना, यानी हम लोग पैसे लेकर आएंगे, घर जाकर पैसे लेकर आएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। यही होता है हमारा योजना का निर्माण। इस प्रकार से ईगो योजना का निर्माण करता है तथा परिणामों का चिंता भी करता है। यहाँ पॉइंट 3 में देखिए क्या है। ईगो वास्तविक सिद्धांत तथा मानवतावादी सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल सही, ये वास्तविक सिद्धांत तथा मानवतावादी सिद्धांत पर कार्य करता है। वास्तविक सिद्धांत क्या है? हमें आइसक्रीम लेना है, खाना है हमें आइसक्रीम, लेकिन पैसे देकर। यही होता है वास्तविकता सिद्धांत। नहीं तो हमें मार भी पड़ सकता है, डांट भी लग सकता है, ठीक है। और मानवतावादी सिद्धांत पर भी ये कार्य करता है कि हमें बिना पैसे के आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार का जो सोच है वो मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए कहते हैं ईगो वास्तविक सिद्धांत तथा मानवतावादी सिद्धांत पर कार्य करता है। पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या है। यह व्यक्ति व समाज के मध्य संयुक्त कार्य करता है। व्यक्ति तथा समाज के मध्य संयुक्त का कार्य करता है, यानी हमें बच्चे को आइसक्रीम भी दिलाना है और मार भी नहीं खाना है। इसी के अंदर वो संयुक्त कार्य करता है। मुझे आइसक्रीम भी लेना है और मुझे मार भी नहीं खाना है। यही होता है, दोनों के बीच संतुलन का कार्य करता है ईगो,
ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? यह एक सामाजिक घटक, यह घटक होगा, यह एक सामाजिक घटक है जो विवेक पर काम करता है। क्यों? सुपर ईगो क्या है? यह एक सामाजिक घटक है जो विवेक पर काम करता है। इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सुपर ईगो की विशेषता। सुपर ईगो की विशेषता क्या क्या है, आइए देखते हैं। यह आंतरिक अनुभवों के जरिए नैतिकता की भूमिका निभाता है। आंतरिक अनुभव, वो अंदर से अनुभव करेगा और नैतिकता की भूमिका पर काम करता है। आंतरिक अनुभव के जरिए नैतिकता की भूमिका निभाता है ये सुपर ईगो। यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है। यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है। पॉइंट 3 में देखिए क्या है। सुपर ईगो बुरे कामों से दूर रहता है। मुझे चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, इन सब से हमें दूर रहना है। सुपर ईगो ये सब सोचता है, ठीक है। नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है, इसी को कहेंगे हम लोग नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करना है। हमें चोरी नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब होता है सुपर ईगो के अंदर। यहाँ देखिए पॉइंट 4 में देखिए क्या है। यह सामाजिक पहचान के लिए काम करता है। सामाजिक पहचान के लिए काम, समाज में हमें अच्छा बनकर रहना है, सुपर ईगो यही सोचता है, ठीक है। सबसे पहले वो समाज के बारे में सोचेगा, ठीक है, उसके बाद और कुछ। इसका संबंध चेतन मन से है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि सुपर ईगो का किस मन से संबंधित है, चेतन मन, अचेतन मन या अवचेतन मन। तो आप लोग आंसर करोगे चेतन मन। यह पॉइंट 6 में देखिए क्या है। यह आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। यह आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है तथा इसमें देवत्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। देवत्व होगा, ये देवता भी हो सकता है, ठीक है। देवत्व की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है और ये आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 3 टॉपिक। सुपर ईगो आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है और ईगो वास्तविक सिद्धांत तथा मानवतावादी सिद्धांत पर काम करता है और ईद सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। इन सभी चीज़ को आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यही तक था हमारा सेशन। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।